नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे। परसेंटेज का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर MP पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 2020 करके आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी, आप चाहें तो वहाँ से भी इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, इसके बाद ही आप पार्ट 2 देखिए ताकि आपको परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे से समझ आएँ। आज मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा काफ़ी IMP क्वेश्चन है, यानी कि सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो MPSI हो, कांस्टेबल हो या SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इनमें से कई सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्लास को, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, और क्वेश्चन का आंसर बस क्वेश्चन में ही मिल जाता है हमें, बस उसको हमें ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए हम कितने जल्दी एग्जाम में इनका आंसर निकाल पाएंगे बिना किसी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आप क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल की परीक्षा में कितने 35% छात्र फेल हुए। तो देखिए जब 35% फेल हुए, टोटल हम कितना मानते हैं, 100% मान के चलते हैं। जब 35% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, तो 100 में से 35 को माइनस कर दीजिए। तो ये 100 में से 35 को माइनस करेंगे, 10 से 5 जाएंगे 5, 9 से 3 जाएंगे 6, यानी कि 65% छात्र क्या हुए होंगे, उत्तीर्ण यानी कि पास हुए होंगे। देखिए 35% तो फेल हो गए, तो बाकी 100 से हम इसको माइनस कर दें फेल को, तो पास जितने छात्र हुए उनका परसेंटेज हमें मिल जाएगा, यानी कि 65% छात्र क्या हुए, पास हुए। तो यहाँ पे देखिए कुल छात्रों की संख्या भी दी है, कुल कितने छात्र हैं, 260 छात्र हैं, और पूछा क्या है, कुल कितने छात्र पास हुए। इसलिए हमें अब देखिए हमें पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत मालूम हो गया कितना, 65%, और टोटल छात्र कितने हैं, 260। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 260 का 65% निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 35% छात्र फेल, तो बाकी पास कितने होंगे, 100 से 35 माइनस करेंगे, यानी कि 65% छात्र पास हुए होंगे। तो टोटल 260 है, तो 260 का 65% हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक बचत, 5 दिए 15, 2 से यहाँ पे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 13 169, यानी कि कुल कितने छात्र पास हुए, तो वो 169 छात्र होंगे जो कि पास हुए। तो 169 देख लीजिए, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए मान के चलिए आपसे फेल छात्रों की संख्या ही पूछ लेता। देखिए यहाँ पे 35% छात्र फेल हैं, तो टोटल 260 कम क्या निकाल देते, 35% निकाल देते, तो जो छात्र फेल हुए वो हमें मिल जाते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, फेल छात्रों का प्रतिशत दे दिया और पास छात्रों की संख्या पूछ ली। तो हमें मालूम है कि टोटल 100% होता है, तो 100 से हम फेल छात्रों का प्रतिशत माइनस करेंगे तो पास छात्रों का प्रतिशत मिल जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, कुल छात्रों का 65% निकाल देना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल छात्रों की संख्या मिल जाएगी जो कि पास हुए। देखिए सरल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए इसके बाद हम और IMP क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, मैंने हर एग्ज़ाम बोल दिया, यानी कि सभी एग्ज़ाम में आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। सरल क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को और हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो, यानी कि इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है या फिर कम भी हो सकती है। देखिए पहले हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद मैं और आपको इसी में समझा दूंगा कि और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे समझेंगे आप एग्जाम में। देखिए यहाँ पे एक की आय दी होगी और दूसरे की पूछी होगी, कैसे,
यहाँ पे इस तरीके से एक सेंटेंस बनेगा पहली लाइन में, ए की आय बी की आय से इतने प्रतिशत अधिक या कम है। तो यदि यहाँ पे अधिक है तो अंतिम क्या होगा, यहाँ पे कम पूछा जाएगा। देखिए ए की आय बी की आय से 40% अधिक, तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछेगा, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। मान के चलिए यहाँ पे पूछा होता ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो फिर यहाँ पे क्या पूछा होता, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। यानी यहाँ पे अधिक होगा तो यहाँ पे कम, यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे अधिक। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ एक लाइन पढ़ना है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड लाइन पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, हम इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जो सेकंड लाइन में पूछा है वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से कितनी है, 40% अधिक है। सिर्फ आपको इतना याद देखना है, यहाँ पे क्या है 40%, और यहाँ देखना है क्या है, अधिक है। तो जो भी यहाँ पे लिखा है 40 ऊपर लिखेंगे, अब नीचे क्या लिखेंगे, अधिक है तो 100 में प्लस करेंगे इस वाले प्रतिशत को। 100 + 40 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। और प्रतिशत में निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी को समझिए, मान के चलिए यहाँ पे 40% अधिक लिखा है, यहाँ पे कम लिखा होता तो यहाँ पे क्या होता, अधिक होता। तो हमें सेकंड लाइन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। कम होता तो हम क्या करते, उसके लिए 40 जितना था उतना प्रतिशत तो हम यहाँ ऊपर लिखते, लेकिन नीचे क्या करते, कम होता है तो 100 से माइनस कर देते। 100 - 40 कितना लिखते, नीचे हम 60 लिखते। समझ में आ गया। अधिक है तो 100 में प्लस करके नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे कम लिखा है तो क्या करेंगे, 100 से उतना माइनस करके नीचे लिखेंगे। तो जो सेकंड लाइन में पूछा होगा वो हमारा आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। अब देखिए हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 × 100 यानी कि 200/7। तो हम देख लेंगे एग्जाम में इस तरीके से हमारा आंसर दिया है क्या, देखिए नहीं दिया, तो हम इसको और चेंज कर लेंगे, या फिर देखिए इतना प्रतिशत, या फिर इसको और चेंज करें, 7 दूनी 14, 6 बचे 60, तो कितने हो जाएंगे 60, 7 × 8 = 56। तो कितने बचेंगे यहाँ पे 4, यानी कि 28 सही 4/7 प्रतिशत हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ए की, देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी, 28 सही 4/7% कम होगी। आपको इतना ज़्यादा इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे देखिए, आप बस लैंग्वेज इसकी समझ जाइए। एक लैंग्वेज पढ़कर आप समझ जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो अधिक का है तो जो जितना भी प्रतिशत यहाँ पे लिखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, बटे में अधिक का है तो 100 में इसको प्लस करेंगे, कम लिखा है यहाँ पे तो 100 से माइनस करेंगे और इंटू 100 हमेशा करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी सेकंड लाइन में आंसर पूछा है वो हमारा निकल आएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन हमारा कौन सा है, 28 सही 4/7%, ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए हम इस टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन करने का तरीका हमारा इसी प्रकार से रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी। इसमें हमेशा दो ही तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है, या तो किसी घरेलू सामग्री में इतनी प्रतिशत वृद्धि कर दें या कमी कर दें, तो कितनी इसकी खपत में कमी या वृद्धि करनी होगी जिससे इसमें किसी प्रकार के खर्च में परिवर्तन ना हो। एक लैंग्वेज ये हो गई, और एक लैंग्वेज अभी इससे पहले वाली देखी, लेकिन दोनों क्वेश्चन करने का तरीका एक ही होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो इस सामग्री की खपत कितने प्रतिशत हमें कम करनी होगी जिससे खर्च ना बढ़े। आप सिर्फ एक लाइन पढ़िए और इसका आंसर निकाल लीजिए। 15% वृद्धि की बात कर रहा है, तो अभी आपके लिए बताया जितना प्रतिशत यहाँ पे लिखा होता है इसको लिखते हैं, बटे में यहाँ पे वृद्धि है तो क्या करेंगे 100 में इसको प्लस करेंगे, तो 100 + 15 कितना होगा 115, और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया हमारा, अब हमारा आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे वृद्धि ना होकर कमी लिखा होता तो यहाँ पे वृद्धि लिखा होता, तो कमी की बात करता पहले सेंटेंस में, तो हम क्या करते ऊपर जो भी प्रतिशत है इसको लिखते और 100 से इसको माइनस करते इंटू 100, लेकिन यहाँ पे वृद्धि लिखा है इसलिए नीचे प्लस करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन आपके लिए, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिलेगा। तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी कि अपने अकॉर्डिंग इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 × 3 = 15।
तो ऊपर कितना हो गया 300/23%। देखिए इस प्रकार से एग्जाम में ऑप्शन चेक कर लीजिए, नहीं है तो फिर इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए। 23 से इसमें भाग लगाएंगे, 23 एकम 23, कितने बचेंगे 7, 70 हो जाएंगे। तो 23 तिया कितने हो जाएगा 69, यानी कि 1 बचेगा यहाँ पे। 13 सही 1/23% हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देख लीजिए हमारा आंसर कौन सा इस प्रकार से, देखिए 13 सही 1/23%, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कितने जल्दी आंसर आ जाएगा। आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, यानी घर पर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में आप 20 सेकंड में इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्रतिशत से। तो अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अलग है। मैंने आपको अभी बता दी इस टाइप के क्वेश्चन में 2 तरह की लैंग्वेज पूछी जाएगी। एक तो खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, और एक क्या होगा ए की आय बी से इतनी प्रतिशत अधिक या कम है तो बी की आय से कितनी प्रतिशत कम और या अधिक होगी। तो 2 तरह की लैंग्वेज इस टाइप के क्वेश्चन में बनती हैं। अब नीचे इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वर्ग की बात कर रहा है। किसी वर्ग की भुजा 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसी में और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे 30% घटाने की बात कर रहा है, हो सकता है 30% बढ़ाने की बात करे तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ग की बात कर रहा है तो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो वो हमारा वर्ग होता है। तो वर्ग का सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा है तो हमें मालूम होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखिए एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, 30% घटा दी जाए क्या भुजा। हम वर्ग में हमेशा देखिए 10 मान के चलिए तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बाकी हम वर्ग की भुजा कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड 100 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप 10 मानेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। हमने माना कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है या मीटर कुछ भी हो सकती है इकाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 वर्ग इकाई, जो भी रहेगी इकाई। यानी कि यदि हम इसकी भुजा 10 इकाई माने तो इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए, यानी कि 10 हमने जो भुजा मानी थी इसको क्या कर रहा है 30% घटा दिया जाए। अब देखिए हम इसको कैसे घटाएंगे, आप देखिए इसको एक ही स्टेप में देखिए। 30% घटा दिया जाए तो हम टोटल 100% मानते हैं, 30% घटा देंगे कितना बचेगा 70%। तो इसका 70% निकाल लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। समझ में आ गया। देखिए भुजा हमने 10 इकाई मानी, क्या कह रहा है भुजा को 30% घटा दिया जाए। तो आप किस प्रकार से घटाएंगे, टोटल हम 100% मानते हैं, जब 30% घटा देंगे 70% बचेगी, तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि अब नई भुजा कितनी होगी 7 इकाई होगी। जब 30% हम भुजा को घटा देंगे तो नई भुजा कितनी मिलेगी हमें 7 इकाई। अब नया क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि नई भुजा का स्क्वायर कितना होगा 749 वर्ग इकाई। अब देखिए पूछा क्या है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले क्षेत्रफल कितना था, जब भुजा 10 सेंटीमीटर या 10 इकाई मानी थी 100 वर्ग इकाई। अब इसमें 30% की कमी कर दी तो नई भुजा इसकी 7 इकाई हो गई और इसका क्षेत्रफल 49 वर्ग इकाई। देखिए पहले 100 वर्ग इकाई क्षेत्रफल था, 49 वर्ग इकाई, तो इनमें कितना अंतर आया, सबसे पहले कमी आई। तो कितनी कमी आई, 100 से 49 को माइनस करेंगे। तो देखिए 100 से 49 को माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 51 आएगा। सबसे पहले यहाँ पे कमी देख लेंगे, कितनी कमी हुई 51 वर्ग इकाई की कमी हुई। अब हमें लेकिन प्रतिशत में बताना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो जितनी कमी हुई उसको ऊपर लिखेंगे बटे नीचे पुराना क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग इकाई। प्रतिशत में पूछा इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी 51% की कमी होगी। आपको समझ में आ गया। देखिए कुछ नहीं, हमें बस 1-2 स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने इसकी भुजा क्या मान ली 10 इकाई, वर्ग की हमेशा आप 10 मान के चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आप और कुछ भी मान सकते हैं। तो जब 10 मानेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 100 वर्ग इकाई।
अब 30% क्या कह रहा है, भुजा में कमी कर दी जाए, यानी कि 10 थी, 10 इकाई इसकी भुजा थी, इसमें हम 30% की कमी कर दी, यानी कि 30% कमी कर दी, कितनी बचेगी 70%, 70/100, हटाएंगे तो 100, 2 जीरो कैंसिल, यानी कि नई भुजा हमारी आ गई 7 इकाई। तो अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 वर्ग इकाई। पुराना क्षेत्रफल इतना है और नया क्षेत्रफल इतना है, तो कमी देखेंगे 100 से 49 को माइनस करेंगे, यानी 51 वर्ग इकाई की यहाँ पे कमी है। तो हमें प्रतिशत में बताना है, तो जितनी कमी होगी ऊपर लिखेंगे बटे पुराना क्षेत्रफल 100 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 51%, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई होगी, 51% की कमी हुई होगी। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हो सकता है देखिए आपको वर्ग, आयत या त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार से दे दिए जाए तो आपको उस वाली आकृति का सिर्फ क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए और उसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आंसर देखिए कितना है 51%। चलिए इसी टाइप का हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। अब देखिए यहाँ पे आयत की बात कर रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, कह रहा है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कोशिश करिए आप मिनिमम स्टेप लिखने की, तो मैं यहाँ पे मिनिमम स्टेप ही लिख रहा हूँ। आयत की क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई हमने x इकाई मान ली और चौड़ाई y इकाई, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा xy वर्ग इकाई। अब क्या कह रहा है, लंबाई में 10% वृद्धि करने, लंबाई x है तो इसमें 10% की क्या वृद्धि कर रहा है। तो वृद्धि कैसे करेंगे, 100 में 10 प्लस कर देंगे, यानी 110/100। यदि हमें कमी करना होती तो 100 से 10 को माइनस करते, यानी कि 90/100 लिखते। समझ में आ गया। इस तरीके से आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि इसकी नई लंबाई कितनी हो जाएगी 11x/10। इसी प्रकार चौड़ाई में क्या कर रहा है 10% की कमी, तो चौड़ाई बा है 10% की कमी कर दीजिए, यानी कि 100 - 10 कितना हो जाएगा 90/100। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि नई इसकी चौड़ाई कितनी हो गई 9/10। अब देखिए नया क्षेत्रफल क्या होगा, नई लंबाई और नई चौड़ाई आ गई, तो नया क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है 9/10। समझ में आ गया। पुरानी लंबाई x, पुरानी चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल पुराना xy, नई लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी, तो नई लंबाई कितनी होगी 11x/10 और नई चौड़ाई में 10% की कमी कर दी 100 - 10, तो 90 हो जाएगा 90/100। तो यहाँ पे क्या आ गई नई वाली चौड़ाई 9y/10। तो नया क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नया क्षेत्रफल 99xy/100। अब देखिए पुराना क्षेत्रफल xy है और नया क्षेत्रफल 99x/100 है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि नया जो क्षेत्रफल आया वो अधिक है या कम है। तो ऊपर देखिए संख्या कम है, ऊपर कम है, यानी कि 100 से भाग लगाएंगे 1 से भी कम आएगा, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल कैसा है कम है, यानी कि क्षेत्रफल में क्या होगी कमी होगी। तो कितनी कमी होगी उसका हमें प्रतिशत बताना है। तो देखिए पुराना क्षेत्रफल xy, इससे नए क्षेत्रफल को माइनस करके हम निकाल लेंगे जितनी भी कमी या वृद्धि हो रही होगी। तो देखिए इस वाले क्षेत्रफल से पुराने क्षेत्रफल से नए क्षेत्रफल को माइनस करिए तो जो भी कमी हुई है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100xy - 99xy, तो 100 से 99 माइनस होंगे कितना बचेगा xy/100, यानी कि इतनी क्या हुई कमी हुई क्षेत्रफल में, कितनी xy/100 की क्षेत्रफल में कमी हुई। अब कमी हुई तो हमें कमी का क्या बताना है प्रतिशत बताना है। देखिए क्या पूछा था यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई, तो कमी हुई है कमी का प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कमी हमारे पास आ गई कितनी xy/100, तो कमी या वृद्धि जो भी आए उसको हमेशा ऊपर लिखिए xy/100 और बटे में क्या लिखेंगे नीचे पुराना क्षेत्रफल। पुराना क्षेत्रफल कितना है xy और इंटू 100।
तो जो भी कमी हुई है उसका हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। XY से XY कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 1%। यानी कि नए वाले क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई होगी, 1% की कमी हुई होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आंसर देख लीजिए, 1% क्या होगी, कमी होगी। तो ऑप्शन बी 1% कमी। आपको समझ में आ गया। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यदि कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया जो भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा बड़ा लगे, लेकिन इसी क्वेश्चन होते हैं। यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए ईजी है, यदि आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो कठिन है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपके लिए इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझा देता हूँ और आपके लिए काफ़ी इजी तरीके से बताता हूँ। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसे 225 अंक मिले और वह 6 अंकों से असफल रहा। बताएं परीक्षा में पूर्णांक क्या था। यानी कि हमें बताना है परीक्षा कितने नंबरों की थी। पूर्णांक क्या होता है, कुल जितने नंबर का एग्जाम होता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के कितने 33% अंक प्राप्त करने थे। तो देखिए हम पूर्णांक मान के चलते हैं, पूर्णांक x है, पूर्णांक माना हमने x, तो इसके परीक्षार्थी को कितने 33% अंक प्राप्त करने थे। इसका 33% निकाल लेंगे, कितना होगा 33/100, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा। देखिए पूर्णांक x माना, अभ्यर्थी ने क्या किया, पूर्णांक 33% अंक प्राप्त करने हैं, यानी पास के लिए उसे कितना 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो हमने x का 33% निकाला। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा उसे 225 अंक मिले और 6 अंकों से असफल रहा। यानी कि उसे कितने अंक मिले, 225 मिले, यदि 6 अंक और मिलते, 6 अंकों से क्या हो गया, वो असफल यानी कि फेल हो गया। यदि 6 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। या प्रतिशत में देखें, पूर्णांक के कितने 33% मिलेंगे तो पास हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या होगा पासिंग मार्क्स और ये भी क्या होगा पासिंग मार्क्स, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी पूर्णांक होगा वो हमारा निकल आएगा। तो x से बराबर देखिए, यहाँ से इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 225, 6 231 इंटू 100, देखिए 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगी, अपॉन 33 नीचे आ जाएंगे, 11 से 11 33, 11 दूनी 22, एक बचे 11 कम 11 0 0, 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे, 30 आते 21, 700। यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा 700 आ गया। तो x हमने क्या माना था पूर्णांक, तो पूर्णांक कितने होंगे 700 होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन आपके लिए मैंने पहले ही बताया, आप इबारत के क्वेश्चन इस तरीके से जो भी आपके सामने आते हैं आप बिल्कुल समझ के चलिए कि बहुत ही सरल है, बस आप उसकी अच्छे से लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। इसके बाद जो भी बोल रहा है उसको हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है। चलिए इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। काफ़ी IMP क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हैं। देखिए आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में कितना समय लगेगा, 20, 30, 40 सेकंड मैक्सिमम, मान के चलिए 1 मिनट लग सकता है, बाकी 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, बहुत और भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत से टीचर बोलते हैं कि हम इसकी ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने आपके लिए कोई ट्रिक नहीं बताई, बेसिक बताया, तो बेसिक से भी आंसर इसका जल्दी निकल आया। देखिए बेसिक से क्या होता है, आप एक क्वेश्चन को करना सीख गए तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को करना आप सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आपके लिए कोई बेसिक नहीं बताता, क्योंकि शायद या तो उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा होता है या फिर आपको उन्हें बेवकूफ़ बनाना है, तो वो ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपकी मर्जी, आप बेवकूफ़ बनिए या फिर इस तरीके से पढ़िए, वो आपके ऊपर है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्याशी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए तथा वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य प्रत्याशी को 42% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक है।
अधिकतम अंक तथा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन में इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए। एक तो यहाँ पे अधिकतम अंक पूछ लिए, यानी कि पूर्णांक कितने होंगे, और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितने न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण से दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इससे पहले भी बताया, और एक इस तरीके के क्वेश्चन। तो इनमें ही थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, बाकी दोनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन ईजी होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें अधिकतम अंक भी निकालना है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक भी निकालना है। तो मान के चलते हैं अधिकतम अंक, या इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, वो कितने x है। अधिकतम अंक हमने x मान लिए। अब देखिए एक प्रत्याशी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने हैं। कितने? 20%। तो इसका हम 20% निकाल दें। 20% प्राप्त हुए। देखिए किसी परीक्षा में 20% क्या हुए, अंक प्राप्त हुए, तथा वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कुल पूर्णांक का 20% उसने प्राप्त किए, लेकिन 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि 10 अंक और मिले होते तो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। देखिए टोटल के उसे 20% तो मिले, लेकिन वह अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंक से? 10 अंक से। यदि 10 अंक और मिले होते तो उत्तीर्ण हो जाता। अब इसी प्रकार आगे देखिए, एक अन्य प्रत्याशी को 42% अंक प्राप्त हुए। यानी कि पूर्णांक के कितने प्राप्त हुए से? 42%। तो इसका 42% निकाल लिया। आगे पढ़िए, एक अन्य प्रत्याशी को 42% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से कैसे एक अधिक है। यानी कि ये पास होने के लिए न्यूनतम अंक से कितना, एक अधिक है। तो इससे एक माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक। देखिए ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक और ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो दोनों कैसे होना चाहिए, बराबर। तो बराबर कर लेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना 20x/100 और यहाँ पे कितना 42x/100। तो x वाले को उस साइड पहुँचा देते हैं और -1 को इस साइड। तो -1 को इस साइड पहुँचाएँ, कितना आएगा यहाँ पे 10 और 1 11, इस साइड आके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 42x/100 माइनस 20x/100। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी माइनस करके लिख सकते हैं। 42 से 20 माइनस करेंगे तो 22x/100। तो आप एग्जाम में मिनिमम स्टेप लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना बचेगा, 42 से 20 माइनस होगा 22x/100 और इक्वल कितना है यहाँ पे 11 है। देखिए 11 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1100/22। तो 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से 100, 50 बार में कैंसिल। x क्या थे, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक थे x, हमने x को अधिकतम अंक माना था, तो कितना आ गया x मान 50। यानी कि अधिकतम अंक कितने होंगे, 50 होंगे। अब देखिए 50 सिर्फ आपको इस प्रकार से एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। तो आंसर तो हमारा बी होगा, क्योंकि 50 देखिए और किसी में है ही नहीं, सिर्फ एक ही में है। तो हमारा आंसर अभी यहीं से टिक हो जाएगा। तो अब एग्जाम में कोशिश करिए, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट देख कर ही हम इसका आंसर लगा लेते हैं। तो आंसर हमारा बी आ गया। अभी देखिए हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अधिकतम अंक तो 50 हमें मिल गए। अब हमें क्या और देखना है, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए अब इसको कैसे निकाल लेंगे। देखिए कुल पूर्णांक x थे, तो इसका पास होने के लिए कितना चाहिए, 20% अंक चाहिए। लेकिन फिर भी क्या होगा, 10% से अनुत्तीर्ण, 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसमें 10 और जोड़ेंगे तो ये क्या है, पूरा पास होने के लिए न्यूनतम अंक। या फिर इसको देख लीजिए, x का 42% क्या है, एक अंक अधिक है उत्तीर्ण होने से, तो एक अंक माइनस करेंगे, यानी कि इस वाले को सॉल्व करेंगे तब भी उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो या तो इसको ले लें या इसको किसी को भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो x की जगह हम x का मान रख देंगे 50 इंटू 20% निकाल देंगे प्लस 10। तो देखिए 50 दूनी 100, 2 से 20, 10 बार में कैंसिल, 10 और 10 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ 10 और 10 20। तो 20 क्या होंगे, 20 अंक आए। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ अंक आए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे, 20 होंगे। यानी 20 अंक हमें पास होने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में पूछा है। देखिए आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए x क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक कितना है यहाँ पे
50 का 20% निकालें और उसमें 10 जोड़ दें तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो वो न्यूनतम अंक कितने होंगे? 20 होंगे। अब हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में देखिए कैसे निकालेंगे। जितने अंक हैं 20, तो 20 को ऊपर लिखेंगे, टोटल कितने में से आए? 50 अंक से। इसी प्रकार से हम निकालते हैं हमारा रिजल्ट भी। हम जैसे 10 12 का रिजल्ट भी इसी प्रकार से देखते थे कि टोटल नीचे नंबर लिखेंगे और जितने प्राप्त हुए ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं वही तो बताना है कि न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो 40% न्यूनतम अंक होंगे उत्तीर्ण होने के लिए। देखिए हमें इतनी सारी स्टेप हमारी आगे बच जाएंगी यदि आप एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आंसर तुम्हारा पहले ही आ गया, देखिए 40%, लेकिन मैंने आपको इसको सॉल्व करना बता दिया। तो आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, चलिए मैं आपको लिए सॉल्व करने देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए अभी सॉल्व करा चुका हूँ, आप इसको पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए जो कि कैसे काफ़ी IMP क्वेश्चन है और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए ABCD में से आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। जो भी इसका आंसर जल्दी बताएगा उसका नाम मैं अगली क्लास में लूँगा। तो आप इस अभी तुरंत ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फटाक से इसका आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहेगी। तो हम इससे आगे के जो भी क्वेश्चन है आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।